लेकिन इसका फ़ायदा बेसिकली ये है कि अब जब इंडियंस आ रहे थे तो वो यही समझ रहे थे कि वही फ़ाइटर ये तीनों काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका नतीजा ये निकला कि उसको मैक्सिमम, अगर आप एलन वॉन्स का आर्टिकल भी देखें तो 2 से 3 सेकंड की उसको मिली रिएक्शन टाइम मिला और उसने कोई कॉल नहीं दी। ठीक है, गॉडजिला 3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि वो पूछ रहा है गॉडजिला 3 योर पोजीशन। ठीक है, उसको नहीं पता चल रहा अपने जो टेक्निकल डाटा लिंक के ऊपर कि मेरे नंबर 3 की पोजीशन क्या है। फिर नंबर 3 ने जवाब नहीं दिया, फिर उसने नंबर 4 से पूछा, नंबर 4 ने जवाब दिया कि ऑल ऑपरेशंस नॉर्मल, ऐसा फ्लैश इन द एयर या एक्सप्लोजन इन द एयर। तो फिर उसको पता चला कि नंबर 3 यानी कि गॉडजिला 3 जो है वो इस दुनिया से जा चुका है। अब ये बात समझने वाली है कि राफेल जैसा एयरक्राफ्ट जिसमें स्पेक्ट्रा EW स्वीट है, ठीक है, उसके अंदर एक्टिव ईसा रेडार है, उसके अलावा उसके अंदर अपने और भी बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, उसको इस साइलेंट किल चेन की वजह से ये नहीं पता चला कि आई हैव बीन लॉक्ड एंड टारगेटेड। ठीक है, लास्टली जो PL-15 के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम अगेन पूरी ज़िम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ, ऑडियंस मेरे स्पेशली जो पड़ोसी मुल्क की ऑडियंस है वो मानती नहीं है, तो आप गूगल करके देख लें। PL-15 जो BVR है उसके अंदर एक्टिव ईसा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे जो रेडार है जो जहाज़ों में लगा होता है, उसका सीकर भी एक्टिव ईसा है। और ये मिनीएचराइजेशन इतनी मुश्किल है कि आपने जहाज़ की कोन में तो लगा दिया, नोज़ कोन में, लेकिन उसको BVR में आपने, जिसका 8 इंचेस का तकरीबन डायामीटर है, ठीक है, उसमें आप कैसे फिट करेंगे। सेकेंडली जो इसकी मोटर है वो डुअल पल्स मोटर है कि वो एक दफ़ा फायर हुई, अब जो AMRAAM है या जो बाकी सारे हैं उनका जब मोटर बर्न आउट टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो फिर अपने सिर्फ मोमेंटम पे मैनूवरिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद उनको थ्रस्ट नहीं मिलता। लेकिन जो PL-15 है ये फायर होता है, ये लॉफ्ट करके ऊपर जाता है, वहाँ से फिर जब इसने नीचे एक एयरफोर्स जो कि इंडियन एयरफोर्स विच इज़ अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, वो अपना Su-30 भी उड़ा रहे हैं, राफेल भी उड़ा रहे हैं, उसके अलावा MiG-29 मिराज 2000 भी, लेकिन उनको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि द फ्यूचर ऑफ द एयर पावर इट डज़ नॉट ओनली लाई इन एरियल एसेट्स। अगर आपके पास सिर्फ एरियल एसेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक कम्बिनेशन है J-10C प्लस PL-15 BVR का, और अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर रिलाई करूँगा तो ये मेरी गलती होगी। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमारी जो करंट लीडरशिप है, जब उन्होंने अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया तो हमने इंडियंस को किस तरह पछाड़ा, बिकॉज ये फोर्स मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए जो मेरे जहाज़ थे, ठीक है, J-10C, JF-17, ये सारे के सारे जो है वो फ्रंट लाइन फाइटर्स इस टाइम जो हैं वो चाइनीज़। इसके अलावा F-16 जो है वो मेरा AMRAAM के साथ, लेकिन क्योंकि AMRAAM अभी तक C-5 है, उस पर हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे जो M120D के बारे में हमारी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास जो AMRAAM है वो C-5 है, उसकी रेंज मीटियोर से कम है। तो 2019 तक फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी मेरे पास थी, यानी कि मैं उनको पहले शूट कर सकता था। एक Su-30 भी गिराया 2019 में, इंडियंस ने नहीं माना, फिर अभिनंदन को भी गिराया। जब राफेल प्लस मीटियोर आया तो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी वक्ती तौर पे इंडिया के पास चली गई, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए इमीडिएटली हमने इंडक्शन की J-10C प्लस PL-15 की, और उनको हमने फोर्स मल्टीप्लिकेशन के तौर पे J-10C को बढ़ाने के लिए उसकी पोटेंसी को हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, वो है साइलेंट किल चेन। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ कि इंडियंस को अभी तक लिटरली ये समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। उनके S-400 तबाह हुए तो हुए कैसे, वो छुपा रहे हैं, इस बात को हम छोड़ देते हैं वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे। मैं आपको फ्रॉम पायलट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब 7 की रात को उनके राफेल तबाह हुए और 10 को जब उनके S-400 के चीज़ बोर्ड रेडार तबाह हुए, उनको ये यकीन नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म सेंट्रिक थे। तो उन्होंने ऑन पेपर देखा कि अच्छा J-10C और राफेल में तो राफेल जीत जाएगा, इसी तरह JF-17 वर्सेस S-400 में तो S-400 जीत जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब किया तो नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो यहाँ पे ये समझना इसलिए ज़रूरी है, जो साइलेंट किल चेन प्लस यूजिंग योर कन्वेंशनल वेपन्स, ठीक है, अनकन्वेंशनली, कि एनिमी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये JF-17 प्लस CM-400 के कॉम्बिनेशन से ये कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया, ठीक है। साइलेंट किल चेन में जब एक J-10C उनके करीब आ रहा है, और वो एमकॉन हम कहते हैं एमिशंस कंट्रोल को, क्योंकि ये सारी की सारी जो गेम है ना, ये ऑडियंस को ये समझने की ज़रूरत है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की है। अगर आप अभी गूगल करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो आपको उसमें नज़र आएगा कि जितनी भी आपकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का वो स्पेक्ट्रम है, उसमें जो विजिबल है ना, ये जो 7 लाइट के जो हम 7 कलर्स की बात करते हैं, वॉयलेट से लेके और रेड तक, ये भी उसी में आता है। फिर जब आप लो एंड पे चले जाते हैं तो जो रेडियो वेव्स हैं
आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, फिर VHF है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, वो भी उसी में आ जाता है। और फाइनली जब उसके आप हाई एंड पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, इसमें आपका एक्स बैंड रेडार्स आ जाते हैं, आपकी जो वेरी हाई जो आपकी फ्रीक्वेंसी और ये जो वेवलेंथ आपकी चेंज होती जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है ना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इसकी एक्सप्लॉयटेशन है उसी का सारा कमाल है कि अगर मैंने इंडियन एयरफोर्स के ख़िलाफ़ अपनी जो एमिशंस कंट्रोल करके J-10C को साइलेंट मोड में आगे भेज दिया और ABC किल चेन मैंने बनाई कि लॉक बाय A, लॉन्च बाय B एंड गाइडेड बाय C, यानी कि जो BVR एक फ़ाइटर ने फायर किया, ठीक है, वो उसने ब्लाइंडली फायर किया ऑन इनपुट ऑफ सम अदर एसेट। वो एवैक्स भी हो सकता है, वो ग्राउंड बेस्ड भी हो सकता है और वो स्पेस बेस्ड भी हो सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा बेसिकली ये है कि अब जब इंडियंस आ रहे थे तो वो यही समझ रहे थे कि वही फ़ाइटर ये तीनों काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका नतीजा ये निकला कि उसको मैक्सिमम, अगर आप एलन वॉन्स का आर्टिकल भी देखें तो 2 से 3 सेकंड की उसको मिली रिएक्शन टाइम मिला और उसने कोई कॉल नहीं दी, ठीक है। गॉडजिला 3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि वो पूछ रहा है गॉडजिला 3 योर पोजीशन, ठीक है। उसको नहीं पता चल रहा अपने जो टेक्निकल डाटा लिंक के ऊपर कि मेरे नंबर 3 की पोजीशन क्या है। फिर नंबर 3 ने जवाब नहीं दिया, फिर उसने नंबर 4 से पूछा, नंबर 4 ने जवाब दिया कि ऑल ऑपरेशंस नॉर्मल एंड ऐसा फ्लैश इन द एयर या एक्सप्लोजन इन द एयर। तो फिर उसको पता चला कि नंबर 3 यानी कि गॉडजिला 3 जो है वो इस दुनिया से जा चुका है। अब ये बात समझने वाली है कि राफेल जैसा एयरक्राफ्ट जिसमें स्पेक्ट्रा EW स्वीट है, ठीक है, उसके अंदर एक्टिव ईसा रेडार है, उसके अलावा उसके अंदर अपने और भी बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, उसको इस साइलेंट किल चेन की वजह से ये नहीं पता चला कि आई हैव बीन लॉक्ड एंड टारगेटेड, ठीक है। लास्टली जो PL-15 के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इस टाइम अगेन पूरी ज़िम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ, ऑडियंस मेरे स्पेशली जो पड़ोसी मुल्क की ऑडियंस है वो मानती नहीं है, तो आप गूगल करके देख लें। PL-15 जो BVR है उसके अंदर एक्टिव ईसा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे जो रेडार है, जो जहाज़ों में लगा होता है, उसका सीकर भी एक्टिव ईसा है। और ये मिनीचराइजेशन इतनी मुश्किल है कि आपने जहाज़ की कोन में तो लगा दिया, नोज़ कोन में, लेकिन उसको BVR में आपने, जिसका 8 इंचेस का तकरीबन डायामीटर है, ठीक है, उसमें आप कैसे फिट करेंगे। सेकेंडली जो इसकी मोटर है वो डुअल पल्स मोटर है कि वो एक दफ़ा फायर हुई, अब जो MRAM है या जो बाकी सारे हैं उनका जब मोटर बर्न आउट टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो फिर अपने सिर्फ मोमेंटम पे मैनूवरिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद उनको थ्रस्ट नहीं मिलता। लेकिन जो PL-15 है ये फायर होता है, ये लॉफ्ट करके ऊपर जाता है, वहाँ से फिर जब इसने नीचे आना है तो इसकी मोटर जो है वो उसको दोबारा थ्रस्ट देती है। तो इसकी वजह से इसको फाइनली वो अपनी जो आप समझ लें कि नो एस्केप जोन है जिसके अंदर ये अपने टारगेट को ट्रैक करना है, वहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा थ्रस्ट होता है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अभी और किसी भी BVR में नहीं है। तो जो इंडियंस बेसिकली जो कुछ बातें कर रहे हैं कि हम स्काई स्टिंग ले लेंगे इजराइल से, अच्छा चलें जब ले लेंगे और लगा लेंगे तो तब हम देख लेंगे, या हम R-37M ले लेंगे रशिया से। फ़िलहाल मैं आपको ये बात बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है और वो इंडियन एयरफोर्स से इस लिहाज से, नंबर्स में हम उनको मैच नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो बेहतर हैं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी का जो फ़र्क है, तो इस टाइम जो क्वालिटेटिव एज है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है और इंशाअल्लाह ताला वो रहेगा, क्योंकि आगे जो मेरी फ्यूचर इंडक्शंस हैं उन पे हम बाद में भी कभी तफसील से बात करेंगे। वो भी 5th जनरेशन और जो उस तरफ अब जा रही हैं वो भी इंडियन से पहले होंगी इंशाअल्लाह ताला। और अभी भी हमने देख लिया कि S-400 और राफेल वो इतने बड़े थ्रेट नहीं हैं जितना इंडियंस ने उनको टाउट किया हुआ था, नॉट बिकॉज ऑफ द वेपन सिस्टम्स, कि मैं S-400 और राफेल को बुरा वेपन सिस्टम नहीं कह रहा। इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपना जो उनका IACCS है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उनका एयर डिफेंस का सारा, उसके अंदर वो जो चूं का मुरब्बा बना हुआ है कि सुखोई 30 जो है वो रशियन है, और जो फिर मिराज 2000 है वो फ्रेंच है, और फिर राफेल भी फ्रेंच है, और फिर जो जैगुआर है वो ब्रिटिश फ्रेंच है, और अब तेजस आ रहा है तो वो इंडिजिनस है। लेकिन इंडिजिनस कैसा है कि उसमें जो इंजन है वो अमेरिकन है और उसके अंदर जो रेडार है वो एल्टा इजरायली है, लेकिन वो फिर भी इंडिजिनस है। लेकिन खैर एनीवेज इस बात पे हम अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अव्वल तो इंडियंस हिम्मत नहीं करेंगे कुछ भी करने की, लेकिन अगर उन्होंने की भी तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो क्वालिटेटिव एज है अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ मोर देन इनफ कि हम एनिमी के किसी भी हमले का जवाब मुंह तोड़ तरीके से दे सकते हैं। पहले भी आपने मई में देख लिया कि 7 जेट्स प्लस 1 UAV एंड 2 S-400, इसके अलावा 34 बेसिस टारगेट सेट हुए थे। मैं उनकी डिटेल्स में तो जा ही नहीं रहा क्योंकि ये अभी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट्स उनके लूज़ हुए,
वरना बरनाला में उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो C2 नोड हमने तबाह किया, ब्यास में हमने उनका जो ब्रह्मोस का हमने जो वेयर हाउस तबाह किया, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट।